समझाया। अब मैं बात करता हूं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप बहुत बोली आयनाइजेशन एनर्जी तो डिसाइड करेगी नहीं भैया कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कॉमन है। आपसे पूछे कि लैंथेनाइड किस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं सारे, तो +3 में तो सारे मिलेंगे, पर इसका मतलब थोड़ी है सारे ही +3 में स्टेबल है। तो कोई ऐसा भी है जो +4 में है, कौन कौन से ऐसे हैं, जो सीरियम है वो और जो टर्बियम है वो दोनों ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि पहला जो है, अगर मान लीजिए F में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वो निकाल दीजिए, S वाले 2 निकाल दीजिए तो 4 में, और ये 0 स्टेट हो गया। तो इसका मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसने ऐसा किया। और जो टर्बियम था उसने क्या किया, उसने एक जो 2 इलेक्ट्रॉन 9 वाले थे, 2 अपने इसने ये छोड़ दिए, 2s वाले छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अगला हाफ फील्ड हो रहा था, तो उसने हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ऐसा किया, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसे भी देखने को मिले जो +2 में भी पाए जाते हैं। वो कौन से? यूरोपियम है। यूरोपियम के पास है ही 4f7 है और लास्ट में 6s2 है। अगर उसकी बात करूं तो वो 6s2 छोड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला तो हाफ फील्ड हो गया, वो क्यों छोड़ेगा? अगर ऐसे ही वाइप्टीरियम की बात करूं जो लास्ट के अंदर है, अगर कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप। तो वो वाले कौन हो गए? वो सिर्फ वो हैं जो +2 वाले शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ओनली +3 में पाए जाते हैं। वो कौन है? जैसे लेंथेनम है पहले वाला। अब s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, d वाला 1 निकाल दो, है ही भैया। इसके बाद जब आप निकाल ही नहीं सकते तो इसका मतलब ये 3 में मिलेगा, गैडोलिनियम 3 में मिलेगा, ल्यूटिशियम जो है आपके पास 3 में, ये +3 वाले हैं, ओनली एंड ओनली +3 वाले हैं। ओके, तो अब जो है देखो कुछ ऐसे भी हैं जो डेविएट कर जाते हैं। हमें लग रहा है ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल है। जैसे एक 4f6 में पाया जा रहा है, बताओ +2 है और 4f6 में। भैया 6 में क्यों है तू? एक इलेक्ट्रॉन और लेके आप फील्ड हो जाता, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बात समझा रही है? तो ऐसे जो कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिले जो हमारे लिए बिल्कुल डेविएशन देखने को मिली भी, ये तो सरप्राइजिंग था। तो ऐसे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देखने को मिली है। ओके, तो ये वही है जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया। आप दोबारा से देख सकते हैं। जैसे लेंथेनम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ही 3 थे, एक डी वाला था, 2s वाले थे, इसलिए +3 में ही था। और सीरियम की बात कर रहे हैं तो क्या एक किसका, जो 2 तो s वाले निकाल दीजिए, एक डी वाला और एक f वाला या f2 वाले निकाल दीजिए, तो क्या हुआ? 3 और 4 दोनों में स्टेबल हुआ। देखो 2 ये एक ये जाए तो 3 में भी है और 4 में भी है, दोनों स्टेबल हुए। तो इस तरीके से आप इनको इनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये बात थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसमें मैंने आपको ये कहा कि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाली शो करेंगे। ऐसे तो +4 भी होगी, +2 भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये देखिए बहुत ज्यादा वाली नहीं होगी। जैसे डी में मैग्नीज था +7 शो कर रहा था, ऐसे भैया कोई केस नहीं है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है अगर इसकी बात करें? क्योंकि भैया इनका जो F है, जो अनपेड है, वो बॉन्ड बनाने में इसलिए हिस्सा नहीं लेता, वो डीप ही बहुत है, ये चक्कर है। इसलिए वो शील्ड ही बहुत है, वो कवर्ड है। वो 5s से जो 5p है उनसे इतना ज़्यादा शील्ड हो चुका है कि वहाँ तक जो आउटर एनवायरनमेंट है वो पहुँच ही नहीं पाता, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती, कंपाउंड बन ही नहीं पाते। यही रीज़न है कि ये एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको देखने को मिलेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, रिएक्शन से रिलेटेड। अब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, रिएक्शन से रिलेटेड जो बात बोली है ये क्या है? देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंप्लीट द रिएक्शन, वो ये लिख के दे देते हैं। तो ऐसे केस में देखिए जो सीरियम 4 पॉजिटिव है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो सीरियम 3 पॉजिटिव में चला जाएगा। ऐसे तो मैंने कहा ना सीरियम 4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा नहीं कहा भैया, मैंने कहा था सीरियम 4 पॉजिटिव में पाया जाता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है, वहां क्या होता है, वहां सीरियम 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। और ये होगा कि नहीं होगा, आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लीजिए। भैया अगले का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, इसका मतलब इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 1.6 इलेक्ट्रॉन, अगर 1.6 वोल्ट अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब इसके तो इसमें रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब सीरियम 4 पॉजिटिव को अगर कल को आप एक्वस सॉल्यूशन में छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगला तो गेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केस में अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन
रिएक्शन से वो करेगा। और जो खुद रिडक्शन करता है वो बेटर क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इस क्वेश्चन को यूं पूछ लेंगे भैया आपसे कि सीरियम 3+ और सीरियम 4+ में से विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई। तो सीरियम 4 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो रिडक्शन होगी, और जो खुद रिडक्शन करेगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। तो ऑलवेज जो एजेंट होता है उसमें अपोजिट बात है, आपको याद करनी है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहां सीरियम 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर सीरियम 3 पॉजिटिव में बदलता है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत आई है, मतलब उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी बहुत आई है। इट मीन्स हुआ कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और ये जैसे KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, वैसे बिहेव करते हैं। और यही आपको याद हो तो रेडॉक्स जो इलेक्ट्रोड थे वहां भी हमने इस चीज का जिक्र किया था। ऐसे ही अगर बात करें, क्या सीरियम 4 पॉजिटिव ही क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल नहीं। प्रोमीथियम है वो भी है, टर्बुलम है वो भी है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। अच्छा, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल नहीं। कई ऐसे भी हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी बहुत हाई है। ये तो रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब लोग ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, यूं थोड़ी है। माइनस के अंदर 2.48 वोल्ट, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी, वो ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो बेटर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये देखने के लिए कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कितनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। क्योंकि अकेला आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकता। उसके लिए हम जानते हैं 3 चीजें जरूरी होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी लैटिस एनर्जी और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। और ये तीनों मिलके एक जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम बार बार कहते हैं, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो किसी भी रिएक्शन की होने के चांसेस आप उसके रिडक्शन पोटेंशियल या उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या बात हुई, ये हुई कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी स्टेबिलिटी रखती है और किस तरह की वो रिएक्शन करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जा रहे हैं, जैसे मान लो लैंथेनाइड्स हैं सारे, ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ज्यादा स्टेबल है, जैसे मैंने आपको कहा। तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल सॉलिड फॉर्म में भी है और सॉल्यूशन फेज में भी है, ठीक है। और इनके जो कंपाउंड है वो किसके साथ हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और एसीटेट, इनके साथ जो कंपाउंड है वो तो वाटर क्या है, वो तो वाटर सोल्यूबल है। लेकिन फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और ये वाले जो है वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। क्योंकि ये डिसाइड कौन करता है, ये हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करती है। और ये जो कंसेप्ट है वो फेजन रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन का कंसेप्ट है कि दोनों आयन का साइज कितना का है और वो पोलराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर वो पोलराइज हो सकता है तो इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर आ सकता है, और आयनिक कैरेक्टर आ सकता है तो वाटर सोल्यूबल है। अगर वो पोलराइज नहीं हो सकता, हार्ड है, तो जाहिर सी बात है वो पोलराइज नहीं होगा। और पोलराइज अगर नहीं होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं आएंगे और वाटर क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो ये हार्ड आयन है, एनायन है, इसलिए पोलराइज नहीं होते, और ये सॉफ्ट है इसलिए पोलराइज हो जाते हैं। जो पोलराइज हो जाते हैं उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। इस बेस पे ये बात बोली गई है। ओके, और अगर बात करूं, क्योंकि मैं रिएक्टिविटी की बात ही साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक केमिकल रिएक्टिविटी टॉपिक लिया था इसमें, तो ये जितने भी हैं या तो ऑक्साइड फॉर्म में है या हाइड्रोक्साइड। और इनकी खास बात है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, मतलब एसिड के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट करेंगे और एसिड में तो जल्दी से डिसॉल्व हो ही जाएंगे। ओके, अब मैं बात करूं इनके कार्बोनेट्स की, इनका कार्बोनेट वाटर इनसोल्यूबल है। और ये क्या होता है, पानी में डिसोल्व नहीं होता, लेकिन बेसिक तो है ना, बेसिक है तो किस में डिसोल्व हो जाएगा, एसिड में डिसोल्व हो जाएगा। और खास बात है, जैसे ही इसको एसिड में डिसोल्व किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये जो होते हैं लैंथेनाइड +3 वाले, ये नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट, वैसे तो नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं मानी जाती भाई, इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बना देंगे। नाइट्राइड होता है N पे 3 नेगेटिव, इसका मतलब जो मेटल है उसके पास 3 पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन के पास 3 नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गया, दैट बिकम नाइट्राइड्स। तो ये क्या कर लेते हैं, आसानी से नाइट्राइड बना देते हैं। तो नाइट्रोजन तक के साथ जब रिएक्ट कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो समझिए कि रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा ही फिर है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, और इवन नाइट्रोजन गैस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये बात हुई इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की। ओके, अब जो लास्ट के बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। वो
अब बात करता हूं साइज की। साइज में हम बात करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। अब ये क्या होता है देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो आपने एफ वाली सीरीज देखी, एफ वाली मतलब लेंथनम से स्टार्ट करूं ल्यूटीशियम तक चलूं, तो जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना, वैसे वैसे साइज छोटा होता जा रहा है, डिक्रीज। ये ग्रेजुअल डिक्रीज होना साइज का, स्टार्टिंग वाले का 1.15 एंगस्ट्रॉन है, लास्ट वाला घटते घटते 0.93 एंगस्ट्रॉन रह गया। इसका मतलब ग्रेजुअल साइज का डिक्रीज होना विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लेंथेनाइड की सीरीज में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटा होता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, साइज पहले ज्यादा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, साइज में छोटा होता जा रहा है। अब माना जाता है ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है एफ का पुअर शील्ड हो जाना। इसको थोड़ा सा एक कंसेप्ट से समझाता हूं। देखो, ये न्यूक्लियस है, मैंने क्या कहा था 4f, ये फोर्थ सीरीज, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ओके, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां है। इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस कर रहा है ना, यस। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इनको रिपेल भी कर रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अगर अंदर वाले की रिपल्शन ज्यादा है, ये देखो, तो साइज बढ़ गया। अगर अंदर वाले की रिपल्शन कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये जो इनर ऑर्बिटल है, इनर कौन से जो आप 4f में भरोगे, 4f वाला डीप कितना है देखियो, लास्ट वाले से बहुत है। तो इतने अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से ये बाहर वाले को कंप्लीटली रिपेल नहीं कर पाता। तो मैं क्या कहूं कि इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया ना। पुअर क्यों? क्योंकि इतने डीप होने की वजह से बाहर वाले को जब ये रिपेल ही नहीं कर सकता, इट मीन्स ये इसको शील्ड, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट तो क्या है? मतलब इसको कवर नहीं कर पाया ना। कवर नहीं कर पाया मतलब ये वाली चीज जो है लूज रहेगी। इसलिए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी? बढ़ेगी ना। अट्रैक्शन बढ़ने से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या होगा? छोटा हुआ। तो इसलिए माना जाता है कि जो एफ वाला होता है ना, उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट, एक तो वो साइज में बड़ा होता है, एक वो पूरा डिस्पर्ज होता है, पूरा फैला हुआ होता है। तो इस वजह से वो कंप्लीटली न्यूक्लियस को क्या नहीं कर पाता? शील्ड नहीं कर पाता। जब शील्ड ही नहीं कर पाया तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले पे बढ़ जाएगी, और इसका मतलब वो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पाए। जब रिपल्शन कम होगी, इट मींस अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा, और न्यूक्लियस की तरफ खींचा गया तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसका रीजन क्या माना जाता है कि एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होना, ये रीजन है किस चीज का? लेंथेनाइड के कॉन्ट्रैक्शन का। फिर भी ना समझ आए बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से बता दूंगा। ओके, अच्छा चलो ठीक है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुई, साइज छोटा हुआ, तो इसका फर्क क्या पड़ता है? ये क्वेश्चन आप सैंपल पेपर अगर आपके पास है, आप एक बार सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए कौन सा ऐसा साल है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इससे क्या फर्क? देखो, साइज तो रेगुलर डिक्रीज होगा, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। दूसरा, साइज डिक्रीज होने से क्या होता है? मान लो आपके पास कोई आयन है, कोई भी आयन है, मान लो कैटायन है। अगर उसके पास कैटायन अगर आपके पास है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, और वो कैटायन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर वो कैटायन बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? आप यही तो कह रहे हो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज छोटा हो गया। अगर मान लो किसी कैटायन ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, और उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जितना छोटा होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। इलेक्ट्रॉन को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब एक बात तो साफ हुआ ना कि कैटायन का साइज अगर छोटा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये देखियो, तो यही बात बोल रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज छोटा होता जा रहा है, तो ओवरऑल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती जा रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? बढ़ती जा रही है। तो ये कंसीक्वेंसेस अकेले पूछ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। ओके, उसके बाद बात करता हूं रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, मतलब रिड्यूस होने के चांसेस। अब रिड्यूस क्यों? कैटायन छोटा है, कैटायन छोटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? आई। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी से कर लेगा, इसका मतलब इसके रिडक्शन के चांस आई, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। और देखिए डी वालों के अंदर, देखो आपको याद हो पीरियोडिक टेबल के अंदर डी,
डी वालों के अंदर मैं दो एलिमेंट का जिक्र करता हूं, जिरकोनियम और हाफमोनियम। यही क्यों करता हूं, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। अब जिरकोनियम और हाफमोनियम जो है वो डी के अंदर ऊपर नीचे एक दूसरे पे है। वैसे देखा जाए तो टॉप टू बॉटम आई तो क्या होता, साइज बढ़ता ना। लेकिन यहां एफ की वजह से साइज अगर छोटा हो गया, हाफमोनियम साइज छोटा हो गया, तो जो साइज बढ़ना था उतना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से छोटा हो गया। इसका मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट क्या हो गए, सेम साइज के हो गए। अब ये साइज में सेम हो गए, इसका मतलब ये पेयर जो है डी वाले ऑलमोस्ट नीचे वाले जो मतलब मैं लास्ट के जो दो सीरीज की बात करता हूं, 3D की बात नहीं करता, 4D 5D इनकी बात करता हूं। तो इन वाले जो इलेक्ट्रॉन और नीचे वालों की बात करता हूं, इन वाले इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया ना। ऊपर से नीचे जितना बढ़ना था उतना ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से घट गया, तो ऑलमोस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो दोनों सेम साइज के हो गए। तो सेम साइज का होने का मतलब क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टी का हो जाना। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जिरकोनियम और हाफमोनियम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। और अब सारे लेंथेनाइड ऑलमोस्ट क्या हुए, सेम साइज के हो गए। अब सेम साइज के होने की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टी, अब सिमिलर प्रॉपर्टी की वजह से इनको एक्सट्रैक्ट करना कितना डिफिकल्ट हो गया, ये सोच के देखो। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो लेंथेनाइड का एक्सट्रैक्शन होता है वो डिफिकल्ट क्यों है, तो डिफिकल्ट इसलिए है भैया, सारे के सारे केमिकली क्या है, एक जैसे रिएक्टिव है। तो एक रिएक्ट करेगा तो दूसरा भी कर देगा, जो टेक्निक आप लगाओगे तो एक रिएक्ट करेगा दूसरा ही कर देगा। तो आप सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करोगे मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए इनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन भैया जी जो लास्ट वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो भैया एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ऐसे पूछ लेंगे LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है, यूं क्वेश्चन दे देंगे आपको। अब देखो मेरे पास मान लो कोई भी एनाइन हो गया जो हाइड्रोक्साइड है, सपोज करो LaOH ट्वाइस की बात करता हूं, थ्राइस। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़े तो La 3 प्लस और 3 OH, तो 3 OH छोड़ने तो पड़ेंगे, एनाइन है। कोई माइनस को कौन छोड़ेगा, जो साइज में छोटा है, चार्ज जिसके पास ज्यादा वो माइनस को क्यों जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। तो अगर साइज छोटा है वो तो जाने नहीं देगा, अगर किसी का साइज बड़ा है तो चाहे जाओ, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से OH नेगेटिव फ्री हो जाएगा। अगर OH रिलीज होता है तो बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आई होगी, सोच के देखो। तो जिसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, OH जल्दी टूटेगा, OH जल्दी जाएगा। तो जो स्टार्टिंग वाले हैं उनका साइज बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा हो जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते तो 0.93 बच गया था, साइज बहुत छोटा हो गया था। साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ कम हो गई थी, OH का रिलीज होना मुश्किल हो गया था, लास्ट वाला जो OH है वो नहीं छोड़ता। तो LaOH थ्राइस में LuOH थ्राइस में La पहले है, Lu लास्ट है, ल्यूटीशियम लास्ट है। तो वो वाला हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वो वीक है जो लास्ट में है, और पहले वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जल्दी से OH नेगेटिव को रिलीज कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ चुका हूं, और वो लास्ट टॉपिक है कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे आसार हैं, ध्यान से देखिए। अरे भाई एक सिंपल बात तो सोचो, आपके पूरे सिलेबस के अंदर पूरा एक सेक्शन एफ ब्लॉक का दे रखा है, एक सेक्शन पूरा एफ ब्लॉक का दे रखा है। इसमें एक बात तो क्लियर होगी, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन दोनों से आपके क्वेश्चन 3 तो बनने हैं भैया सेक्शन ए के। और पहला जो क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता है 3 या 4 आ जाएंगे उसमें। इसका मतलब एक तो बात क्लियर होगी, लगभग 4 क्वेश्चन हो गए। तो लेंथेनाइड में से 2 बनने के पूरे आसार हो गए, रेक्टेनाइड में से 2 बनने के आसार हो गए। इसका मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें 3-4 क्वेश्चन तो आ लिए। और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते कैसे आपको पता ही है, रीजनिंग एक नंबर के दे दिए, तो एक नंबर के क्वेश्चन कितने तो बन गए, इसी में से क्वेश्चन आपसे कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। तो अब आपके पास क्या, एक कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब आज एक नॉर्मल एक बात सोचो, कलर आता किससे है। आज कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट पर है और वो स्टेट उसकी ग्राउंड स्टेट है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कोई उसकी एक्साइटेड स्टेट है जहां उसने जंप करना है। मान लो ये एक्साइट होके यहां आ गया, तो ये तो एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम पीरियड बहुत कम होता है, या वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता। तो वो क्या करे, वो वापसी जंप कर जाए। तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की है रेडिएशन की फॉर्म में एमिट कर दे, वही रेडिएशन जो है वो कलर शो करे। लेकिन भैया ये सारा काम कब होता है, जब ये सारी लाइट विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्व हो। हमें तो भैया विजिबल ही दिखेगी और तो दिखती नहीं है। तो यही है, अगर कोई कलर शो कर रहा है इसका मतलब वो विजिबल रीजन के अंदर लाइट एब्जॉर्व कर रहा है। और एक तरह से है तो ट्रांजिशन, ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ही तो जंप कर रहा है। तो ये है क्या, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन है तो स्पेक्ट्रम बनेगा।
इट मीन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी और कलर ऑलमोस्ट बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। ये देखिए, तो जितने भी लैंथेनाइड मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये जितने एनायन है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, वो क्या चीज है, वो अलग अलग फॉर्म में कलर्ड है उनका, वो कलर है। और इनका कलर किस बात पे डिपेंड करता है, आपने ये सोचो, मान लो आज कोई भी मान लो मेरे पास सपोज करो सीरियम है और सीरियम का 4+ है, क्या सीरियम का 4+ क्लोराइड है, क्लोराइड मैं बदल दूं मान लो, और मैं कह दे, कोई बंदा कह दे नहीं सर आप ब्रोमाइड ले लो, कोई कह दे नहीं सर आप नाइट्रेट एनायन ले लो, तो क्या ये एनायन बदलने से कलर बदल जाएगा क्या, तो कहता है बिल्कुल नहीं, कलर इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से आने हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन बहुत डीप में है वो वाले जिनकी आप बात कर रहे हो, और ये वाले उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली तो लिगेंड का इफेक्ट होता है, लेकिन ये वाले बहुत डीप में होने की वजह से इनके ऊपर इनका असर नहीं है। इसका मतलब अगर आप एनाइन बदल दो ना तो भी इनके कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका कलर जो होता है FF ट्रांजिशन की वजह से, और F बहुत डीप है, बाहर के एनवायरमेंट की वजह से इतना इंपैक्ट होने वाला नहीं है उस पर, इसलिए इनके एनाइन को चेंज करने से इनके कलर में कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा, इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो किसी के पास N के अंदर मतलब F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, FO या 14FO एक ही बात होगी। अब ये क्या कहना चाहता हूं, देखो मान लो किसी के पास F1 है, तो F में 1 है तो 14-1 मतलब F में 13 है, तो 1 और 13 वाला जो ऑलमोस्ट सेम कलर वाला, जैसे मान लो F0 है इधर F14 है, तो दोनों का लगभग कलर देखो आप, कलरलेस F1 वाला है उधर से F13 वाला है, यस दोनों का कलर देखो कलरलेस। जस्ट आगे देखो 3 है उधर, सॉरी 2 है उधर, कितना हो गया 12 हो गया ना, तो 12 वाला कौन है, देखो उनका क्या है, ये 12 रहा, वो क्या है देखो पेल ग्रीन कलर। पर इसका मतलब ये नहीं है सेम हो गया तो सेम ही हो गया, इसका मतलब आप ये सोच लो कि चलो ठीक है सर एक बात बताओ, आज मान लो कोई एक एलिमेंट है जो 2+ स्टेट में है और कोई ऐसा है जो 3+ स्टेट में है, और दोनों सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब उनमें F में सेम है, तो क्या सर उनका कलर भी सेम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ना बदल दियो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट की जिक्र चल रही है, ये 3+ है तो सारे 3+ वाले ले रखे हैं मैंने किसी का 3+ और किसी का 2+, किसी का 4+ आपस में कंपेयर नहीं किया, ये बात दिमाग में रखियो, क्लियर। तो ये देखो नेक्स्ट बात करता हूं, तो अगर किसी का डाई पॉजिटिव है, किसी का टेट्रा पॉजिटिव है, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसी के ट्राई पॉजिटिव के साथ, तो ये नहीं है कि उनका कलर सेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, सीरियम 4 पॉजिटिव है, उसके पास F0 कॉन्फ़िगरेशन है, और लैंथेनम 3+ का F0 है, तो लैंथेनम तो कलरलेस है, और सीरियम 4+ ऑरेंज रेड कलर का है, हालांकि है तो F0 ना। आप कभी ये सोच लो कि सर जी F0 आपने कहा था कि F में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करेंगे, इसमें भी F में नहीं है, इसमें भी F में नहीं है, सर ऐसा क्यों है कि ये वाला, तो भैया बिल्कुल नहीं है, चार्ज ट्रांसफर भी चीज होती है, ऐसा नहीं है ये, तो ऐसे ही, तो ये बात बस इसमें समझने वाली थी आपको। तो ये कलर किसकी वजह से होते हैं, कलर होते हैं FF ट्रांजिशन, मतलब F का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे F के ऑर्बिटल में जंप करता है, वापसी आता है, यही एनर्जी एमिट होती है विजिबल रीजन के अंदर, और इसी वजह से चीज कलर्ड दिखाई देती है। अब एक छोटी सी बात इससे रिलेटेड और बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। अब अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के थोड़े बहुत रूल याद हो, मैंने कहा था अलाउड ट्रांजिशन क्या होती है, जिसमें डेल्टा L जो है कैन नॉट बी 0, वही अलाउड है। अगर डेल्टा L 0 हो जाए तो वो तो अलाउड ही ट्रांजिशन नहीं है, मतलब F से F में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो होगी। अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो नहीं होगी, और अगर चेंज आ गया तो हो जाएगी। अलाउड ट्रांजिशन वो होती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज आना चाहिए। अगर एक F से दूसरे F में जा रहा है तो L में तो चेंज नहीं आया भैया, L में चेंज नहीं आया, तो मतलब ये ट्रांजिशन कैसी होनी चाहिए, ये ट्रांजिशन होनी चाहिए फॉरबिडन, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। ये बात सही है कि इनका कलर किस वजह से है, इनका कलर है FF ट्रांजिशन की वजह से, लेकिन इनके कलर की इंटेंसिटी जो है, इनका जो स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं आने वाला, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंटेंस पीक नहीं आ सकती आपके पास, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगर ये मतलब क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, तो इनका कैसा इनका मतलब क्या स्पेक्ट्रम आना चाहिए। नॉर्मल हम स्पेक्ट्रम देखें ऐसे बैंड बनता है, लेकिन ये बैंड नहीं है, बिल्कुल ऐसे शार्प पीक आती है इनकी,
अब ये बढ़िया, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है, इनकी शार्पी कैसे आ सकती है? क्या इनके अंदर कोई ब्रोडनिंग या कुछ भी नहीं होता? क्या इनके बाहर ओवरलैपिंग की ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं होता? भैया हो कैसे? जिन्होंने ट्रांजिशन शो करनी है वो लाइज ही बहुत अंदर करते हैं, डीप में चले गए और वो इतने ज़्यादा गहरे हो गए कि बाकी किसी का इसके ऊपर इफेक्ट ही तो नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि डी ट्रांजिशन और एफ ट्रांजिशन में फ़र्क क्या होता है। तो डी ट्रांजिशन जो है बैंड्स में मिलेंगे, ब्रॉड बैंड होएगा डी का, और एफ ट्रांजिशन के पास आप शार्प लाइन बैंड आएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे लाइन आई है, ये तो पीक आई है बिल्कुल। तो अगर पीक आ रही है तो वो एफ की है, अगर आपके पास ब्रॉड बैंड आ रहे हैं तो वो किसके हैं? वो डी ट्रांजिशन की वजह से हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर इनमें लाइन बैंड क्यों आया? जैसे मैंने अभी कहा कि इनका एफ ऑर्बिटल बहुत डीप में चला गया भैया, और डीप में होने की वजह से शील्ड ही बहुत हो गया एस और पी से, इसलिए बाहर के एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, इसलिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्पर्ज, जो ऑर्बिटल है वो डिस्पर्ज ही नहीं होते, इसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होती, और जो एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन के पास जितनी है उतनी एनर्जी लेके अगले उसी ऑर्बिटल में वापसी आ जाना है। तो इसमें किसी तरह का एनर्जी लॉस या एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म नहीं हो पाता, इसी वजह से ये बैंड नहीं बना पाते। और जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि एफ ट्रांजिशन क्या है? फॉरबिडन है ना। फॉरबिडन का मतलब मैंने समझाया कि अलाउ ट्रांजिशन के लिए क्या रूल है? अलाउ ट्रांजिशन के लिए रूल है डेल्टा एल क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एल में चेंज आना चाहिए, लेकिन ये तो भैया डेल्टा एल में जीरो है, एफ से एफ में ही जा रहा है, इसलिए क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और फॉरबिडन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है, चांसेस कम होते हैं इनके होने के, अलाउड होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी? लो। लेकिन कुछ ऐसा देखने को मिला जैसे सीरियम की 3 पॉजिटिव स्टेट, टर्बियम की +3 स्टेट, इनमें तो भैया सर जी बहुत इंटेंस पीक आती है। ये कैसे हुआ? क्योंकि इनके एफ और डी के बीच में क्या हुआ? इनके एफ और डी के बीच में इंटरेक्शन हुई और एफ वाला इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन, डी ऑर्बिटल में जाके ट्रांजिशन शो करने लगा, इसको बोलते हैं एफ डी ट्रांजिशन। तो इन ट्रांजिशन, क्योंकि एफ डी के अंदर डेल्टा एल क्या हो गया? चेंज हो गया ना, अब तो ये जीरो नहीं है ना, अब तो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका एफ जो है नॉर्मल आप जानते होंगे कि एल की वैल्यू क्या होती है? 0 हो तो कैपिटल एस, 1 हो तो कैपिटल पी, 2 हो तो डी और 3 हो तो एफ। इसका मतलब एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है? 3 है, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये तो चेंज हो गया ना, 3 से 2 में गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अलाउ ट्रांजिशन होगी। तो सीरियम 3 पॉजिटिव और टर्बियम जो 3 पॉजिटिव है, इनके एब्जॉर्प्शन बैंड इंटेंस क्यों आते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि इनमें एफ डी अलाउ ट्रांजिशन हो जाती है एज कंपेयर टू एफ एफ ट्रांजिशन, इसी वजह से ये क्या होते हैं? ये इंटेंस पीक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लेंथेनाइड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, खासकर लेंथेनाइड्स की पूरी इंट्रोडक्शन जो थी वो जो थोड़ी सी हिडन रह जाती है, इतने सालों में हम बहुत डिटेल में इनके नहीं जा पाते। आज मैंने पूरी कोशिश की इनके डिटेल में जाने की, और ऊपर की जो प्रॉपर्टी जो सिलेबस पे डायरेक्ट लिखी हुई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट था, चाहे कलर था, चाहे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थी, इसके कंसिक्वेंसेस थे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन थे, इवन मैंने सारे के सारे क्या कर दिए? डिस्कस कर दिए। अब तो थैंक यू, इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।